Hello and welcome to Legit Prep. Most important topic CLAT, ELIT, JAMIA, AMU और PYQs topic wise discuss करें. Greenhouse gas Stockholm Conference, Wildlife Protection Act project released during the Bhopal gas tragedy, Brundtland Commission, Intergovernmental Panel on Climate Change, Rio Earth Summit, Rio Declaration, Rio Convention, Cartagena Protocol, Nagoya Protocol, the United Nations Convention on Biodiversity, United Nations Convention to Combat Desertification, and COP3, Kyoto Protocol P21, Paris Agreement, International Solar. Let's get it started. Hello and welcome to Legit Prep. In this video, we'll cover one of the most important topic, जिससे क्वेश्चंस सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, क्लैट, एलिट, जामिया, एमयू और ड्यू, ओके, इवन इंक्लूडिंग एमएचसीटी. तो इस लेक्चर में हम साथ में ही PYQs टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. जब भी कोई टॉपिक फिनिश करेंगे उससे रिलेटेड जो भी PYQs पूछे गए हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, हम उनको कवर वहीं पे करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड. सी, जब ये टॉपिक हम करेंगे तो इसमें एक टर्म दैट इज ग्रीन हाउस गैस टाइम एंड अगेन आएगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या होता है. सी, सनलाइट जो आता है, ओके, उसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है अल्ट्रावायलेट रे, दूसरा कंपोनेंट होता है इंफ्रारेड रे, ओके, और तीसरा होता है विजिबल लाइट, जिसके वजह से हम देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे. जो विजिबल लाइट पड़ता है देन वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे पड़ता है, तो देन हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. अल्ट्रावायलेट रे जो है ये बहुत ही हार्मफुल रे होता है, जिससे प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, उसको नीचे नहीं आने देता है. ओके, देन इंफ्रारेड रे जो है इट कॉजेज हीट. इंफ्रारेड रे के पास क्या होता है, हीट होता है, और जिसके वजह से सनलाइट में जो हमें हीट फील होता है उसमें इंफ्रारेड रे होता है, उसी की वजह से हीट होता है. तो सी, जब ये इंफ्रारेड रे एटमॉस्फेयर में आता है एंड देन अर्थ पे आता है, देन ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है. उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं. वो गैस अगर ग्रीन हाउस गैस है, उसके पास पोटेंशियल है उस इंफ्रारेड रे को ट्रैप करने का, ओके, तो वो उस इंफ्रारेड रे को ट्रैप करता है और जिसके वजह से एटमॉस्फेयर में हीट बना रहता है. ऐसे गैस जो इंफ्रारेड रे को ट्रैप कर लेते हैं, उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड एटसेट्रा. ओके, सो अगर आपको ग्रीन हाउस गैस समझ में आ गया हो तो देन नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नाउ सी प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज 2 तरह का होता है. एक नेचुरल फैक्टर के वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. नेचुरल फैक्टर जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है तो बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, जिनके वजह से भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे इफेक्ट पड़ता है. तो नेचुरल फैक्टर जो है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही ग्रेजुअल होता है. अगर नेचुरल फैक्टर के वजह से अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आएगा तो वो काफ़ी ड्यूरेशन के बाद आएगा, जैसे लैक्स ऑफ ईयर के बाद आएगा कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज. लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें कि एक दूसरा फैक्टर है डेट इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, जिसके लिए एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है डेट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर. एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर के वजह से जो चेंजेस आते हैं वो रैपिड आता है, तेज आता है. कैसे? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है, जैसे फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑल, ओके, इन फैक्टर के वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर के वजह से जो चेंजेस होता है वो बहुत ही ड्रास्टिक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है. ओके, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चेंजेस आएंगे. Okay, so there are two factors for the climate change, that are natural factor and the human induced factor that we call anthropological factor. So now see कि ग्रीन हाउस गैस हम जब बात कर रहे थे तो देखो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है वाटर मॉलिक्यूल इन वेपर फॉर्म, दैट इज H2O. तो अभी जो हम टॉप 5 ग्रीन हाउस गैसेस का लिस्ट देख रहे हैं, ये इंक्लूडिंग नेचुरल फैक्टर, जो नेचुरल फैक्टर की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर है दैट इज एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, दोनों को इंक्लूड करके ये लिस्ट आपको दिख रहा है. नंबर 1 पे है H2O, सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट है. देन सेकेंड नंबर पे है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड नंबर पे है मीथेन, CH4. एंड देन फोर्थ नंबर पे है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं. एंड फोर्थ नंबर पे आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं. ओके, अगर यही फैक्ट्स अगर आप देखोगे
ह्यूमन इंड्यूस्ड के लाइक कॉन्सेप्ट में कि ह्यूमन इंड्यूस्ड कौन से ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 पे, देन मीथेन आता है सेकंड नंबर पे, नाइट्रस ऑक्साइड थर्ड, और परफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स फोर्थ पे, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका फिफ्थ पे आता है। तो ये जो रैंक आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस इन क्वांटिटी, कि कितन कौन सा गैस कितने क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन आप देखोगे तो ये फिफ्थ नंबर पे आपको दिखाई पड़ेगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास हाईएस्ट पोटेंशियल होता है हीट को ट्रैप करने को। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो आप ऐसे समझो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना हीट ट्रैप करेगा, उसके इक्विवेलेंट सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड ट्रैप कर लेगा हीट। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास क्या होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल होता है हीट ट्रैप करने का। भले ही ये क्वांटिटी में बहुत कम है, लेकिन इसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है हीट ट्रैप करने का। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि विच इज़ द ग्रीन हाउस गैस विच हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ ट्रैपिंग हीट, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ओके, नाउ मूविंग टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इमिटर्स। ओके, सी अभी जो प्रेजेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग PRC जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है। ओके, सेकंड नंबर पे USA है एंड थर्ड नंबर पे इंडिया। ओके, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद रखना, एक नंबर पे PRC, दो नंबर पे USA एंड थर्ड नंबर पे इंडिया। नाउ सी, एक क्वेश्चन आया था 2008 में क्लैट के एग्जाम में, दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर आफ्टर द USA इन द वर्ल्ड इज। अब ये क्वेश्चन 2008 का है। 2008 में ये जो डेटा था, इसका ऑर्डर कुछ ऐसे था कि एक नंबर पे USA था, दूसरे नंबर पे चाइना था, दैट इज PRC, एंड थर्ड नंबर पे था इंडिया। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि USA के बाद सेकंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर कौन है, तो ऑफ कोर्स चाइना विल बी द राइट आंसर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन C। बट ये सेम क्वेश्चन अगर अभी किसी और लॉ एंट्रेंस में आता है तो इसके जो फॉर्मेट होगा वो चेंज होगा, लाइक कि पूछा जाएगा कि विच इज द सेकेंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर आफ्टर चाइना, सो द आंसर विल बी USA। So now moving to स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था। ये एक ऐसा लैंडमार्क टाइम है जिस टाइम पे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को एक सीरियस इशू कंसिडर किया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही जानते हैं। ओके, सो इस कॉन्फ्रेंस में एक लैंडमार्क अचीवमेंट ये हुआ था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, दैट वाज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो नायरोबी केनिया में है। ओके, अफ्रीका में एक कंट्री है केनिया, वहाँ पे नायरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। ओके, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में ही हुआ था, और ये एग्जैक्ट जिस डेट पे हुआ था वो 5 जून था, 5 जून 1972। अब आप देखोगे 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं इसी वजह से, क्योंकि 5 जून को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है केनिया। ओके, यहाँ पे आपको केनिया दिख जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है। ये अरेबियन पेनिनसुला है, और ये जो है यहाँ पे जिबौती है, और ये एरिट्रिया है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये रेड सी है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट्स को कवर किया था। सो राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सी आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी केनिया। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी कि
एक बार देख लेते हैं कि इंडिया में कौन से स्टैट्यूट्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इनेक्ट हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट स्टैट्यूट के नाम देकर के पूछ दिया जाता है कि कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था। सो लेट्स सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनेक्ट हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एक फाउंडेशनल लॉ बोला जाता है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि ये इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स के प्रोटेक्शन के बारे में ये बात करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं, जिसमें प्रायोरिटी वाइज जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको उस स्केड्यूल में रखा गया है। जैसे अगर कोई वल्नरेबल है उसको थोड़ा कम प्रोटेक्शन मिलेगा, जो इंडेंजर्ड है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड देन कोई नियर एक्सटिंक्ट है उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड इट इज़ अरेंज्ड इन अ प्रायोरिटी वाइज इन द स्केड्यूल, ओके। And also it defines the protected areas. Then Project Tiger was brought in India in the year 1973. Project Tiger was brought for the protection of tigers and their habitats. Then again, Water Pollution Act was brought in the year 1974. Forest Conservation Act was enacted in India in the year 1980. Then Air Pollution Act 1981, and then Environment Protection Act in the year 1986. Environment protection जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में, इट वाज ब्रॉट आफ्टर द ट्रेजेडी ऑफ भोपाल गैस लीक। एंड कौन सा गैस लीक हुआ था? इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुआ था, डेट वाज द मिथाइल आइसोसाइनेट। सी नेक्स्ट इज Project Elephant. It was brought in India in the year 1992 for the protection of the elephants and their habitats. बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में 2002 में आया था, एंड देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म दिए जाते हैं एनजीटी, और इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ओके। एमयू में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अगेन प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज ब्रॉट इन इंडिया इन द ईयर 2020। नाउ सी, which of the following gas was released during the Bhopal gas tragedy? This was the question asked in the year 2020 in JMI. Okay, so the right answer will be B, that is methyl isocyanate. Now moving ahead, this was the question asked in the AMU BLLB exam in the year 2020. The Government of India enacted Forest Conservation Act in the year. So the right answer will be 1980. Again, you will see कि AMU 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NGT stand for National Green Tribunal, and then CLAT 2013 में ये क्वेश्चन था। The Environment Protection Act was passed by the Parliament of India in the year, it was in the year 1986. Okay, तो सी अभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुनते होंगे, और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इट केम फ्रॉम द एजेंडा 21, जिसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बट इसका बर्थ कहाँ से हुआ, कहाँ से ये होल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअलाइज और क्रिस्टलाइज हुआ? सो एक कमीशन सेटअप हुआ था इन द ईयर 1987, जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑफिशियल नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, बट इसको जाना जाता है ब्रूंटलैंड कमीशन के नाम से भी, ओके। इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1987, और इसको चेयर की थी उस टाइम के नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था ग्रो हार्लम ब्रूंटलैंड, ओके। उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का भी नाम है, ग्रो हार्लम कमीशन भी बोला जाता है, ओके। So now you will see what are the important और what is the importance of this commission. इस कमीशन में एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था जिसका नाम था ब्रूंटलैंड रिपोर्ट, ओके। इस रिपोर्ट में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्लेन किया गया, और बोला गया कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड बी इकोनॉमिकली ऑल्सो, एंड देन सोशली एंड इन्वायरमेंटली। क्योंकि अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो, सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाते हो, बेटर रोड्स बनाते हो, ट्रांसपोर्टेशंस बनाते हो, तो ऑफकोर्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड करोगे, इरोड करोगे, जिससे क्लाइमेटिक कंडीशंस का इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि प्रेजेंट नीड को इस तरह से फुलफिल किया जाए कि फ्यूचर जनरेशंस का जो नीड है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, ओके। So then remember two things from this commission. One, it was held in the year 1987. इसके चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हार्लम ब्रूंटलैंड, ओके।
इसमें एक रिपोर्ट सबमिट हुआ था, डेट वाज आवर कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं उसको, और ब्रुंटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, इस रिपोर्ट में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन हुआ था, इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया, वर्ल्ड के पास इसका एक्सेप्टेंस हुआ था। ओके, देन आगे आप देखोगे जब हम अर्थ समिट देखेंगे इन द ईयर 1992, वहाँ पे आप देखोगे एजेंडा 21 में इसको शेप दिया गया। ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ सी, अभी हम देख रहे थे कि जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट किस कंट्री में हुआ था, नॉर्वे में हुआ था, क्योंकि नॉर्वे के जो उस टाइम की पीएम थी ग्रो हार्लम ब्रुंटलैंड, उन्होंने उसको चेयर भी किया था। सो नॉर्वे अगर आप मैप में देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, फिनलैंड है रसिया के पास, एंड देन आपको नॉर्वे यहाँ पे मिलेगा। नॉर्वे में अगर आप दो कंट्रीज को ऐड करते हो, स्वीडन एंड डेनमार्क, तो ये तीन कंट्री का ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगेन इसमें दो कंट्री और ऐड करोगे, फिनलैंड एंड आइसलैंड, तो ये पांच कंट्रीज का ग्रुप जो है ये बन जाता है नॉर्डिक कंट्रीज का ग्रुप। ओके, डू राइट द कैपिटल नेम ऑफ नॉर्वे इन द कमेंट बॉक्स। See the question in the year 2020, this question was asked. It says which of the following first ever talked about the concept of sustainable development. So अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहली बार जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन हुआ था वो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हुआ था, जिस कमीशन को हम ब्रुंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। और जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था उसका क्या नाम था, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट या फिर आवर कॉमन फ्यूचर। तो द आंसर विल बी डी, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। ओके, सी अभी हमने देखा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1987 के बाद अगर क्रोनोलॉजिकली आप देखोगे तो 1988 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, डेट इज आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1988 में हुआ था, और इसको दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने मिलकर बनाया था, जैसे यूएनईपी जो कि 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, एंड देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हेडक्वार्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, और इन दोनों ने मिलकर के बनाया था आईपीसीसी को, और आईपीसीसी का भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में ही है। ओके, सो नाउ सी, आईपीसीसी जो है इसका काम क्या है, इसका काम है कि वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे, उन सभी रिसर्च का जो रिपोर्ट होता है उनको कलेक्ट करके एक अपना एनालिसिस करना, और उसके बेसिस पे एक अपना अलग रिपोर्ट देता है आईपीसीसी। आईपीसीसी थ्री पार्ट्स में रिपोर्ट देता है, क्योंकि इसके थ्री वर्किंग ग्रुप्स हैं। इसका वर्किंग ग्रुप वन जो है वो एक साइंटिफिक ग्रुप होता है जो सिर्फ एनालाइज करके ये बताता है कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, कितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाला है, कब तक क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये फर्स्ट वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट में आता है। देन इसका सेकंड वर्किंग ग्रुप भी है जो बताता है कि जो भी इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो कितना डेंजरस होगा, वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस रीजन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। देन इसका एक थर्ड ग्रुप है जो बताता है कि जो इम्पैक्ट या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज है, जो डेंजर है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करने होंगे जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो मिटिगेट हो सके, कम हो सके। ओके, तो आईपीसीसी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। इसका पहला रिपोर्ट जो आया था वो आया था 1990 में, और जनरली ये 5 to 8 ईयर्स के बीच में अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। ओके, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है जो 2021 में आया था, थ्री पार्ट्स में। ओके, आईपीसीसी को हम एक बार और डिस्कस करेंगे जब हम COP21 डिस्कस करेंगे, दैट वाज हेल्ड इन द पेरिस, पेरिस एग्रीमेंट आप सुने ही होंगे। ओके, now moving to one of the most important topic, that is Rio Earth Summit.
रियो अर्थ समिट को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, बट इसका कॉमनली इसका जो नाम है वो बहुत सारा है, जैसे रियो समिट भी बोला जाता है, रियो अर्थ समिट भी बोला जाता है, अर्थ समिट भी बोला जाता है। एक्चुअली में ये हुआ था ब्राज़ील के एक रियो डी जेनेरियो प्लेस पे, ओके, वहाँ पे ये समिट हुआ था। ये समिट बहुत ही लैंडमार्क है, और ये आप देखोगे तो हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड अगेन। तो जो समिट हुआ था रियो अर्थ समिट, इसके कंक्लूजन और इसके आउटकम्स जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? एक रियो डिक्लेरेशन, एक एजेंडा 21 और एक रियो कन्वेंशन। सी, जो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था उसके 3 आउटकम्स हैं, एक रियो डिक्लेरेशन, एक एजेंडा 21 एंड देन द थर्ड वन इज रियो कन्वेंशन। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रियो डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे 27 प्रिंसिपल्स, जिसमें से हमें सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। देन अगेन हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 में आपको 2 टाइमलाइन दिया होगा। एजेंडा 21 को बेसिकली बोलते हैं टू डू लिस्ट। ये वर्ल्ड के कंट्रीज को टू डू लिस्ट मिलता है एजेंडा 21 में। इसमें 2 टाइमलाइन है, एक 2000 से लेकर के 2015 तक का टाइमलाइन है, और दूसरा टाइमलाइन है 2015 से 2030 तक। 2000 से 2015 तक के बीच में जो टाइमलाइन था उसमें जो टू डू लिस्ट था उसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8 गोल्स थे जिनको वर्ल्ड को फुलफिल करना था। देन आफ्टर 2015 से 2013 के बीच में अगर आप देखोगे एजेंडा 21 के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ओके, जिनको हम देखेंगे अभी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज हुआ था ब्रुंटलैंड कमीशन में, वो यहाँ पे शेप दिया गया, इसको इन्फोर्स किया गया, ओके। देन अगेन हम देखेंगे रियो कन्वेंशन। जब हम रियो कन्वेंशन देखेंगे तो रियो कन्वेंशन के अंदर 3 पार्ट्स है। एक है इवन सीबीडी, दूसरा है इवन सीसीडी एंड तीसरा है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। ये रियो कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज है। और ये कितने कन्वेंशन है रियो कन्वेंशन के अंदर? 3 कन्वेंशन है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द अर्थ समिट। इन सब टॉपिक्स जिनको हमने लिखा है इन सबको हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट। इसको जब हम डिस्कस करेंगे रियो कन्वेंशन के अंदर, जो ये थर्ड पार्ट आएगा यूएनएफ ट्रिपल सी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉप्स। जो यूएनएफ ट्रिपल सी के जो एनुअल मीटिंग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है 2025 में दिसंबर में। वो होगा कहाँ? बेलेम, ब्राजील। दैट इज द COP नंबर 30। सो नाउ मूविंग एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रियो डिक्लेरेशन ओनली। सी, रियो डिक्लेरेशन जो एक आउटकम है अर्थ समिट का, ओके, इसके 27 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे। उनमें से 3 प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल नंबर 1, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। दिस प्रिंसिपल सेज कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है उसका एक असेसमेंट होना चाहिए, सो डैट कि जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, जो लोग हैं, उनको पता चल सके कि क्या इम्पैक्ट रहा इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज का या अदर थिंग्स का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देन द सेकेंड प्रिंसिपल इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ट्रिपल P। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल सिंपली सेज कि जो पॉल्यूट कर रहा है उसको उस पर फाइन लगना चाहिए, पेनल्टी लगना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है तो उसको फाइन पे करना होगा, सो डैट कि डीमोटिवेट किया जा सके ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, ओके। देन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल ये मीनिंग है कि लेट्स से कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई इंडस्ट्री अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है जो जिसका रेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस कंपनी का जो वो प्रोडक्ट बना रहा है कि वो उस रेपर को रिकलेक्ट करे और उसको डिस्पोज ऑफ करे, ओके। रियो डिक्लेरेशन में हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़ा आउट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स: इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसपे क्वेश्चंस भी आए हैं PYQs में। आई थिंक यहाँ पे होगा यस। व्हाट इज द फुल फॉर्म और
द EIA इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ, किसका एब्रीवेटेड फॉर्म है? इट इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रियो डिक्लेरेशन. नाउ अर्थ समिट का जो सेकंड आउटकम है एजेंडा 21, उसको देखते हैं. इसमें दो टाइमलाइन है. एक टाइमलाइन है 2000 से लेकर के 2000 से लेकर के 2015 तक. दूसरा टाइमलाइन है 2015 से लेकर के 2030 तक. इसमें 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे जिनको वर्ल्ड को क्या करना था? फुलफिल करना था. ये ड्यूरेशन तो अब खत्म हो गया 2015 में. ओके, अब जो ड्यूरेशन चल रहा है, जो टाइमलाइन चल रहा है, जो गोल्स चल रहे हैं, जो टू डू लिस्ट चल रहे हैं, वो चल रहे हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, SDGs. और इसके अंदर 169 स्मॉल टारगेट्स हैं. ओके, तो एजेंडा 21 इज अ काइंड ऑफ टू डू लिस्ट फॉर द वर्ल्ड. इसमें दो टाइमलाइन है. एक है 2000 से 2015 तक, जिसको हम 8 मिलेनियम डेवलपमेंट्स के मिले थे. इसका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है. नाउ द प्रेजेंट ड्यूरेशन इज 2015 टू 2030. और 2015 से 2030 के बीच में ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको वर्ल्ड को अचीव करना है. विल सी कि विच आर दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सी, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. इनमें से कुछ गोल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं. पहला जो है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज 17 क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बट आप याद कर सकते हो. जो इंपॉर्टेंट है उसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट. तो नंबर 1 नो पॉवर्टी इज इंपॉर्टेंट. देन नंबर 2 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेट इज जीरो हंगर, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन आप देखोगे तो जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5. ओके, यहाँ पे गोल नंबर लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 6. एंड देन गोल नंबर 13, दैट इज क्लाइमेट एक्शन. ओके, क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज से अगर फाइट करना है तो देन कंट्रीज हैव टू टेक क्लाइमेट एक्शंस. ओके, सो हमने अर्थ समिट का जो 3 आउटकम्स थे उनमें से 2 डिस्कशन कर लिया हमने. कौन से? एक रियो डिक्लेरेशन और एक एजेंडा 21. एजेंडा 21 के बाद हम मूव करते हैं. ओके, उससे पहले क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जामिया 2021 का क्वेश्चन है BLLB का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किससे एसोसिएटेड है? तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी से तो एसोसिएटेड है नहीं, कंस्ट्रक्शन से है नहीं, वाटर से है नहीं, एनवायरमेंट से. Okay, next question. The Agenda 21 adopted at the Earth Summit in 1992 primarily focuses on which of the following subjects? See, this question was asked in the year 2019 in JMI BLLB. कि ये पूछ रहा है कि एजेंडा 21 जो है वो अर्थ समिट 1992 में अडॉप्ट किया गया था. ओके, जो फोकस किस चीज पे करता है? यू हैव ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसेज, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एंड ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. तो एजेंडा 21 के अंदर क्या है? सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्फोर्स किया गया. ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया था एलिट के एग्जाम में 2024 में, एंड इट सेज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एज अ यूनिवर्सल कॉल फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. Which of the following statements about the SDG sustainable development goal is not true? Okay, there are 4 statements. They provide a plan of action for people, planet and prosperity. तो sustainable development goals बनाया ही गया है for the prosperity of people and planet. Okay, then after statement number 2, development must balance social, economic and environmental sustainability. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ही है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज आस्किंग नॉट करेक्ट. सो स्टेटमेंट नंबर 3, अचीविंग द गोल रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। अब सी अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, अगर आपको जो सस्टेनेबल गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, तो उसमें क्लाइमेट एक्शन से अगर आपको फाइट करना है तो यू हैव टू इमिट लेस ग्रीन हाउस गैसेस। आप कैसे लेस ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करोगे? आपके पास टेक्नोलॉजी होगा तभी तो आप फॉसिल फ्यूल से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो वो सोलर एनर्जी से बनाओगे। तो इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो। स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट नंबर डी सेज दे रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी पर कैपिटा। इसका कोई रिलेशन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सिर्फ इसका डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल एंड इन्वायरमेंटल भी होना चाहिए, एंड इट डज नॉट रैंक बेस्ड ऑन द जीडीपी और द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन एलिट का 2024 प्रीवियस ईयर का। ओके, नाउ मूविंग टू रियो कन्वेंशन। तो रियो अर्थ समिट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके 3 आउटकम्स हैं, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड देन रियो कन्वेंशन। तो रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21 हम फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग रियो कन्वेंशन। रियो कन्वेंशन के अंदर आपको 3 एंटिटीज मिलेंगे, 3 कन्वेंशंस मिलेंगे। सबसे पहले रियो कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज है, और इसके अंदर कितने कन्वेंशंस मिलेंगे? 3। एक इवन सीबीडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए गए हैं वो इस कन्वेंशन के अंदर इन्फोर्स हुआ था। ओके, अब सी जिस टाइम पे ये इन्फोर्स हुआ था, ओके, उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि जितने भी लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाद में अकॉर्डिंग टू नीड अमेंडमेंट्स होते हैं और ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, नाउ जब इवन सीबीडी इन्फोर्स हुआ उसके बाद से इसमें एडिशनल 2 प्रोटोकॉल्स लाए गए एज अ अमेंडमेंट। इसको कंसिडर करो आप एज अ अमेंडमेंट। ओके, वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? दोज प्रोटोकॉल्स आर कार्टाजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। तो कार्टाजिना प्रोटोकॉल आया था 2003 में। ओके, एक्चुअली ये अडॉप्ट किया गया था 2000 में और इन्फोर्स हुआ 2003 में। कार्टाजिना प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज द सेम थिंग। ओके, उनका जो ट्रांसफर होना चाहिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए और उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए, किसी को भी नहीं ट्रांसफर हो जाना चाहिए और उसके रिपरकशंस को, उसके कंसिक्वेंसेस को समझते हुए ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो डेंजरस है और उसको बिना जाने उसके इम्पैक्ट को कंसिडर करे आपने किसी और कंट्री को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो सिंपली कार्टाजिना प्रोटोकॉल्स लाइक वांट्स कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफर हो वो सेफ हो, उसको अच्छे से हैंडल किया जाए। ओके, और किसी को ऐसे ही रैंडम नहीं दे दिया जाए बिना कंसिडरेशन का। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल केम इन द ईयर 2010, अडॉप्ट किया गया था। इसको इन्फोर्स किया गया था 2014 में। ओके, सो नगोया प्रोटोकॉल सिंपली सेज कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर एक्सेस मिलना चाहिए और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका फेयर शेयरिंग भी होना चाहिए। नाउ लेट मी लाइक मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो आप, लेट से कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक प्लांट है। ये प्लांट सिर्फ साउथ अफ्रीका में है। ओके, और इस प्लांट का यूज करके डायबिटिक का मेडिसिन बनाया जा सकता है। ओके, इंडिया का कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको इस प्लांट के बारे में पता चला और वो साउथ अफ्रीका से गया और ये प्लांट ले करके आया। ओके, तो नगोया प्रोटोकॉल सेज कि इंडिया को उसका एक्सेस मिलना चाहिए क्योंकि ये एक यूजफुल है ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि डायबिटिक का मेडिसिन बन रहा। लेकिन उनका क्या, साउथ अफ्रीका ने इस प्लांट को कंजर्व करके रखा है। तो नगोया प्रोटोकॉल सेज कि जब मेडिसिन इंडिया बनाएगा, इंडिया के फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएगा, उसमें से जो उसका अर्निंग होगा उसमें से कुछ शेयर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका को भी मिलना चाहिए क्योंकि प्लांट तो वहीं से आया। तो नगोया प्रोटोकॉल सेज कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर एक्सेस मिलना चाहिए और उससे जो प्रॉफिट हो उसका फेयर शेयरिंग भी होना चाहिए। सो नगोया प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 2010 and enforced in 2014.
एंड इट सेज जेनेटिक रिसोर्सेज का शेयरिंग होना चाहिए फेयर, एंड बेनिफिट्स दैट कम फ्रॉम देयर यूजेस उसका शेयर भी होना चाहिए। नाउ सी कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसका क्यों नाम है, क्योंकि कार्टाजीना पे ही ये इन्फोर्स हुआ था, और कार्टाजीना इज इन अ कंट्री ऑफ कोलंबिया, वैसे नगोया इज इन जापान, इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम नगोया प्रोटोकॉल है। नाउ सी हमने रियो कन्वेंशन के अंदर जो पहला कन्वेंशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस यूएनसीसीडी दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? लाइक जो बैरन, लाइक जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों? ओवर ग्रेजिंग से, ओवर फार्मिंग से, एक्सेस फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, लेस प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं होने से, ओके, एंड देन जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन होता है। इसको कम्बैट करने के लिए कि डिजर्टिफिकेशन नहीं हो, इस कन्वेंशन को इन्फोर्स किया गया था, डेट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके, so now moving to the third convention under the Rio Convention, that is UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change. This is the most important convention. Okay, so जो एनुअल मीटिंग होता है UNFCCC का उसको हम बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉप्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, बट बिफोर दैट हमने जो दो प्रोटोकॉल पढ़ा, एक कार्टाजीना प्रोटोकॉल और एक नगोया प्रोटोकॉल, आप देखोगे जामिया ने दोनों ही प्रोटोकॉल को पूछ लिया है। ओके, सी जामिया 2019 के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल डील्स विद द सेफ यूज, ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। जिसको कौन सेफ हैंडलिंग और ट्रांसफर की बात करता है? कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो कि किस ईयर में आया था? ये आया था 2000 में, अडॉप्ट हुआ था और इन्फोर्स हुआ था 2003 में। Now see the next question. The convention or protocol that mandates the sharing of benefits derived from the use of genetic resources that are converted by the convention on biological diversity is, वो कौन सा प्रोटोकॉल है that talks about कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज की यूज करने से जो प्रॉफिट होगा उसका शेयरिंग होना चाहिए? इट इज नगोया प्रोटोकॉल। तो आप देखो दोनों प्रोटोकॉल्स को जामिया ने पूछ रखा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज UNFCCC। हमने रियो कन्वेंशन के अंदर, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। देखो हम रियो अर्थ समिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर रियो अर्थ समिट के 3 आउटकम्स थे। एक रियो डिक्लेरेशन, सेकेंड इज एजेंडा 21 एंड थर्ड इज रियो कन्वेंशन। रियो डिक्लेरेशन के अंदर हमने 3 प्रिंसिपल्स को पढ़ा आउट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स, जिनमें से एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था, एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था, देन थर्ड वन वाज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन सेकेंड आउटकम जो था वो एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 के अंदर 2 टाइमलाइन थे, वन 2000 से लेकर के 2015 तक 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिसको वर्ल्ड्स को अचीव करना था। ये ड्यूरेशन अब खत्म हो गया। उसके अंदर जो सेकंड ड्यूरेशन था एजेंडा 21 के अंदर, वो क्या था? 2015 से 2030 तक, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17, जिसमें से हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखा जो आपको याद करना था, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। ओके, देन अभी हम जो थर्ड आउटकम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रियो कन्वेंशन। रियो कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज है जिसके अंदर 3 कन्वेंशंस हैं, इवन CBD that is United Nation Convention on Biodiversity, and then even CCD that is United Nation Convention to Combat Desertification। तो हम इन दोनों को, इवन CBD और इवन CCD को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस UNFCCC। UNFCCC को इन्फोर्स किया गया इन द ईयर 1994। इन्फोर्समेंट डेट इसका इंपॉर्टेंट है, मैंने PYQ में भी देखा है। ओके, हमने सभी PYQs को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना भी पता ना आप देख पाओगे कि नहीं। ओके, तो ये इन्फोर्स हुआ था 1994 में। ओके, इसका मोटिव जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जामिया एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है इसके मोटिव पे। इट्स मोटिव टू स्टेबलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफेयर।
इवन एफ ट्रिपल सी का सिंपल मोटिव है टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और ये कैसे हो सकता है? जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफियर में है, जो इंफ्रारेड रे को ट्रैप करते हैं, उनके कंसंट्रेशंस को रिड्यूस किया जाए या फिर उनको स्टेबलाइज किया जाए कि वो बढ़े नहीं। जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे, ज़्यादा इंफ्रारेड रे ट्रैप होगा एटमोसफियर में, तो क्या होगा? ज़्यादा हीट बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, एंड देन ऐसे कंट्रीज या आइलैंड्स जो सी बॉडी के पास हैं वो उसमें सिंक होंगे क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा। ओके, एंड नॉट जस्ट कि ग्लेशियर ही सिर्फ मेल्ट होगा, अदर लाइक क्लैमिटीज भी आ सकते हैं, जैसे कि ड्राउट, फाइमाइन, ओके, ये सब भी आ सकता है इसकी वजह से। ओके, तो इवन एफ ट्रिपल सी का एनुअल मीटिंग होता है, इवन एफ ट्रिपल सी का एनुअल मीटिंग होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो सबसे पहला जो एनुअल मीटिंग हुआ था, ओके, बिफोर दैट लेट्स से दिस क्वेश्चन, जामिया 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफियर। सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड कंसेक्यूटिव, 2024 में आया, देन अगेन 2025 में आया। बस 2025 में यूएनएफसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। What is the main objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change? The main objective is to stabilize the greenhouse gases. Okay, so now moving. Oh, next question. What is the main objective of the United Nations Framework Convention? Same question. अब देखो क्वेश्चंस जो है ना, आई वोंट से कि मतलब एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉ एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये ड्यू ने पूछा 2021 में, और जामिया 2024 और 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा। ओके, तो क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं डिफरेंट लॉ एग्जामिनेशन से। आपको PYQs करना चाहिए, क्लैट का भी करना चाहिए जो पैटर्न चेंज हुआ 2020 का, उससे पहले का, एलिट का भी करना चाहिए, ड्यू का भी करना चाहिए, एमयू का भी और जामिया का भी। आप जिस भी लॉ एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स से कि योर लाइक सोल गोल टू लाइक गेट एडमिशन इन जामिया, तो आप सिर्फ जामिया का PYQ नहीं करो, एमयू का भी करो, ड्यू का भी करो, क्लैट का भी करो, एलिट का भी करो। सेम अप्लाइज टू अदर स्टूडेंट्स who are targeting a single college, but this is not recommendable, but okay, if you are doing so then do in this way. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉप्स को। लाइक पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो COP1 जो है वो हुआ था बर्लिन में इन द ईयर 1995 में। बर्लिन इज अ प्लेस इन जर्मनी। सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, बर्लिन वॉल वाज फॉल इन विच ईयर? ओके, जो जर्मनी में ही था बर्लिन वॉल, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे उसको बनाया गया था। ओके, होल जर्मनी वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, सो आपको लिखना है कि किस ईयर में बर्लिन वॉल जो है वो फॉल हुआ था। ओके, तो COP1 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार हुआ था, ओके, 1995 में। जो इंपॉर्टेंट COP है वो COP3 क्योटो में हुआ था, जापान में, इन द ईयर 1997। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से आया था? COP3 से। अगर आप देखोगे तो इसका सोल टारगेट था कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, और ये किन को बोला गया था? मैंडेटरीली ये बोला गया था डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज को मैंडेटरीली नहीं बोला गया था, बोला गया था कि अगर वो कर सकें तो करें। ओके, इट वॉज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट ये जो ऑब्लिगेटेड किया गया था, ऑब्लिगेशन था किन के लिए? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। और वो क्या ऑब्लिगेशन था? ऑब्लिगेशन ये था कि मेनली 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे जिनके वजह से सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप हो रहा था और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था। साइंटिफिक रिसर्च के बेस्ड ये 6 बास्केट ऑफ ग्रीन गैसेस बनाया गया और बोला गया कि इनको आप रिड्यूस करो। किनको बोला गया? जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, जैसे USA और वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सबसे पहले UK में ही आया था। ओके, वो एक वेस्टर्न कंट्री है। सो क्योटो प्रोटोकॉल से आप एक और चीज याद कर सकते हो, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाज अराइजेस इन द क्योटो प्रोटोकॉल ओनली। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स कि हमारा मोटिव तो कॉमन होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, बट कितना कम करना है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ और, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ और। ओके, देन ये बास्केट ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से थे? एक कार्बन डाइऑक्साइड था, ओके, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास हाईएस्ट पोटेंशियल होता है ग्रीन हाउस गैस को, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।
इंफ्रारेड रे ट्रैप करने के लिए। ओके, सी यूनाइटेड नेशन ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन तो जरूर किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। ओके, तो याद करना ये इंपॉर्टेंट है कि विच इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट और कंट्री हैज साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल बट नॉट हैज रेटिफाइड। यूएसए के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कनाडा ने साइन भी किया था, रेटिफाई भी किया था, बट 2012 में वो विड्रॉ कर गया क्योटो प्रोटोकॉल से। नाउ सी द क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल्स। जामिया 2025 का क्वेश्चन है, पर्पस क्या है? इज इट टू प्रमोट टूरिज्म? नो। टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एनर्जी? नो। इसका सोल मोटिव क्या था? टू पुट लिमिट ऑन द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाय द स्टेट्स। कितने ग्रीन हाउस गैसेज थे? 6। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, एंड देन परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 बास्केट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज थे जिनका कंसंट्रेशन कम करना था। सो द राइट आंसर विल बी डी, टू पुट द लिमिट ऑन द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय द स्टेट्स। अब देखो, जामिया ने ये क्वेश्चन पूछा 2025 में। ओके, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए हैं, कोई फॉर्मेटिंग चेंज नहीं है। क्लैट ने 2008 में सेम क्वेश्चन पूछा। दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज गो थ्रू द PYQs ऑफ ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। 4-5 क्वेश्चन आपके, 7-8 क्वेश्चन, 4-5 तो कम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में जो PYQs हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के। ओके, नाउ एलेट ने ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में, विच ऑफ द ओनली इंडस्ट्रियलाइज्ड country of the world that did not ratify the Kyoto Protocol? Okay, one more thing, do write in the comment box, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में अडॉप्ट किया गया था, ओके, इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, कब इन्फोर्स हुआ था? इट वॉज इन्फोर्स्ड इन द ईयर 2005। तो कौन सा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है जिसने रेटिफाई नहीं किया क्योटो प्रोटोकॉल को? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉप्स। ओके, हम तो डिस्कस ही कर रहे थे, COP3 कर रहे थे, क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी माय बैड। नाउ COP8। COP8 क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैपेंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कब हुआ था? 2002 में। तो COP8 याद रखना, ये हुआ था इंडिया में 2008 में। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था 2009 में COP15। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इससे पहले जो COP हो रहा था वो अग्री नहीं कर रहे थे ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आया था, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को इमिट किए हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिड्यूस करें। हम तो अभी डेवलपिंग फेज पे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम ग्रीन हाउस गैस को इमिशन, ग्रीन हाउस इमिशन को हम रोक सकें। अगर लेट से कि अगर कोल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया जाए इंडिया में उस टाइम पे, द डेट इज क्योटो प्रोटोकॉल का टाइम आप देखो 1997 में, तो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना वाज नॉट पॉसिबल टू स्विच आउटराइटली ऑन द सोलर एनर्जी एंड ऑल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्कार्सिटी था। ओके, तो हमारे यहाँ ऑफस्टेल टेक्नोलॉजी था, ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी तो था नहीं, इसलिए वो अग्री नहीं कर रहे थे। तो दिस वाज ओनली COP15 कोपेनहेगन डेनमार्क में जो हुआ था 2009 में। इन दिस COP डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो अग्रीड कि ठीक है हम भी रिड्यूस करेंगे, ओके, ग्रीन हाउस एमिशंस। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो नो डाउट COP21 दैट हैपेंड इन द ईयर 2015, जहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट आता है। अब मैं बोला था, अगर आपको याद हो, कि IPCC को एक बार और हम पढ़ेंगे जब हम COP21 करेंगे। सी 2014 में IPCC का एक रिपोर्ट आता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका एक रिपोर्ट आता है जिस रिपोर्ट में बताया जाता है कि लेट से जो मीन टेम्परेचर था वर्ल्ड का प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे, अराउंड 1750 के टाइम पे, जो मीन टेम्परेचर था वर्ल्ड का, मान लो वो x डिग्री सेल्सियस था। तो अभी इसमें काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ है, बट कितना हुआ है 2014 के रिपोर्ट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्होंने बताया कि 2040 तक ये x डिग्री सेल्सियस प्लस 1.5 इनएविटेबल है, कोई रोक नहीं सकता इसको। और इसका इम्पैक्ट इन्होंने ये बताया कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर होगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, सी लेवल राइज होगा, ओके, और भी बहुत सारे क्लैमिटीज आएंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ओके। और फिर साथ ही में इन्होंने बताया कि अगर ये x
डिग्री सेल्सियस में 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ह्यूमन सर्वाइवल विल बी इन डेंजर। ओके, तो इसके नेक्स्ट ईयर जो सीओपी होना था 2014 के बाद, जो नेक्स्ट ईयर सीओपी होने वाला था 2015 में, कहाँ होने वाला था? पेरिस में, सीओपी 21। इसमें इस आईपीसीसी को रिपोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन था, एनालिसिस था, इसको बहुत सीरियस लिया गया और वर्ल्ड के लीडर्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस बात को सीरियसली लेते हुए काफ़ी मेजर्स लिए, जिनमें से कुछ मेजर्स था इट वाज एडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। ओके, और इस पेरिस अग्रीमेंट का जो सोल मोटिव था, जो टारगेट था, कि जैसे आईपीसीसी ने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इनएविटेबल, कुछ भी करके उसको नहीं रोका जा सकता है, वो अचीव कर लेगा। कब तक? 2040 तक। बट द सोल टारगेट वाज कि ये 2 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचा जाए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ विल बी इन डेंजर एट दैट टाइम, सिवियरली इंपैक्टेड होगा। तो पेरिस अग्रीमेंट का पूरा मोटिव यही था कि किसी भी तरह 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे। तो देन द सोल मोटिव इज टू कीप द वर्ल्ड्स मीन टेम्परेचर बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे जो भी टेम्परेचर था, ओके, वहां से लेकर के अगर कितना भी बढ़े, ओके, तो उसको कम करके रखा जाए। जैसे मान लो एक्स की जगह पर हम मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस था मीन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस और नहीं बढ़ना चाहिए, ओके, नहीं तो ह्यूमन लाइफ्स का सर्वाइवल क्या हो जाएगा? एंडेंजर्ड हो जाएगा। ओके, तो नाउ मोटिव क्या था पेरिस एग्रीमेंट का? टू कीप द मीन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे जो भी टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस नहीं इंक्रीज होना चाहिए, उसमें उसे कम तक ही रोक दें। नाउ यूल सी कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ओके, जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने खुद से एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बता रहे थे कि हम इतने ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करेंगे, इतने डंप करेंगे, हम स्विच करेंगे फॉसिल फ्यूल से कहाँ? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हम फॉसिल फ्यूल कोल से बनाते हैं तो हम इसकी 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। अपना अपना कंट्री अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपना अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर किया, इंडिया ने भी किया था। ओके, देन यहाँ से एक रैटचेट मैकेनिज्म आया कि ये जो हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, क्या हम इसको इम्पैक्टफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट है? इसको 5 ईयर्स में एनालाइज किया जाएगा। विच मैकेनिज्म सेज? रैटचेट मैकेनिज्म सेज कि क्या इम्पैक्ट है हमारे जो भी मेजर्स हम ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका एनालिसिस हम 5 ईयर पे करेंगे। दैट व्हाट सेज रैटेड मैकेनिज्म। तो इसीलिए अगर आप देखोगे पेरिस अग्रीमेंट के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट सीओपी है वो सीओपी 26 है, दैट हैपेंड इन द ईयर 2021, क्योंकि 2015 के बाद से 5 ईयर के बाद ये वाला सीओपी हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्लासगो में हुआ था। तो सीओपी 21 के बाद हम देखेंगे। ओके, बिफोर मूविंग टू लाइक सीओपी 26, उससे पहले एक एमसीक्यू है कि 21st सीओपी कहाँ हुआ था? 21st यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हैपेंड इन पेरिस, फ्रांस, जहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट भी हुआ था। नाउ सी, जो 21st सीओपी हुआ था 2015 में, उसी टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस का मिस्टर होलेंडे एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने ज्वाइंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका सोल मोटिव था कि जो सोलर एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, एक रिलायबल सोर्स है सोलर एनर्जी, जिससे एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी बनाना जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प कर सके। ओके, तो इट वाज सेटअप इन 2015 ओनली, सीओपी 21 के टाइम पे ही, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कोर्स इंडिया एंड फ्रांस है। बट प्रेजेंटली अगर आप देखोगे, ओके, तो इसमें बहुत सारे कंट्री आ चुके हैं। 120 कंट्री ने इसको साइन किया है और 106 कंट्रीज ने रेटिफाई कर रखा है अपने पार्लियामेंट से। ओके, ये कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करेगा? ऑफ कोर्स फोटोवोल्टिक सेल ही कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, मिशन है वही सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, सो डैट कि जो फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है उसको रिड्यूस किया जा सके, जिससे कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस हो, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीजमेंट है, रिडक्शन है। ओके,
हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इट इज़ इन गुरुग्राम, इंडिया में ही हेडक्वार्टर है। ओके, डायरेक्टर जनरल अभी मिस्टर आशीष खन्ना है, इससे पहले अजय माथुर थे आई थिंक। अभी प्रेजेंट आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। यूएन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसने 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि और कितने कंट्रीज हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। मैं एक बता देता हूं आपको, कोसोवो। एक का नाम आपको बताना है। सॉरी, इट्स नॉट कोसोवो, इट्स पैलेस्तीन। कोसोवो इज अ सुई जेनरी टेरिटरी इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलॉन्ग विद द ताइवान। ऑब्जर्वर स्टेटस सिर्फ 2 कंट्री को मिला है, दैट इज एक पैलेस्तीन है एंड दूसरा वेटिकन सिटी। Where is the headquarter of the International Solar Alliance, which has over 120 members countries located? It is located in Gurugram, India only. So now we're moving to the next COP, that is COP26, जो ग्लासगो में हुआ था यूके में। यूके के अंदर 3 एंटिटीज आते हैं और कंबाइंडली उनको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें से एक स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नदर्न आयरलैंड है। इन तीनों को कंबाइंडली हम यूके बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, वहाँ पे COP26 हुआ था। यहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी साइन हुआ था और यहीं पे इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि कब इंडिया कार्बन न्यूट्रल होगा, और इंडिया ने बोला कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मीन्स कि जितना कार्बन इंडिया इमिट करेगा उससे ज़्यादा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगा, मीन्स न्यूट्रल। लेट्स से कि 10 टन इंडिया ने रिलीज किया और 10 टन ही इंडिया ने रिड्यूस भी कर दिया, ओके, तो क्या हो गया? 0 नेट आउटकम। नेक्स्ट COP इज COP29, जो बाकू अजरबैजान में हुआ था 2024 में। इस साल का जो होने वाला है वो होने वाला है बेलम, ब्राज़ील में, दैट इज COP30। नाउ सी कुछ कंट्रीज जो हैं जिन्होंने प्लेस किया है कार्बन न्यूट्रल होने का, जैसे कि इंडिया ने 2070 में, चाइना 2060, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज हैं 27 उन्होंने, और साथ में यूनाइटेड किंगडम जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ओके। इन लोगों का जो टारगेट है वो 2050 है। वर्ल्ड में 3 कंट्रीज हैं जो कार्बन निगेटिव हैं, जितना वो कार्बन इमिट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा वो कार्बन को डंप करते हैं, उससे ज़्यादा कार्बन वो रिड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी फॉरेस्ट एंड लेस इंडस्ट्रीज, जिसमें से एक भूटान है जो कि इंडिया का नेबर है, यू कैन सी। देन सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। देन पनामा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जहाँ पे पनामा कैनाल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। Okay, this is the question. What is the carbon footprint? A kind of fossil, a measure to know the availability of the petroleum product, amount of carbon dioxide released into atmosphere. This is the right answer. Carbon footprint का ये मीनिंग होता है जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमसली नॉन एज द ग्रीन हाउस, माई बैड, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमसली नॉन एज द ग्रीन जज? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ओके। इंटरनेट से सर्च कर लेना, जिसका सही होगा उसको मैं एक थंब दूंगा या फिर हार्ट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वन मोर थिंग आई विल से, इफ यू like this video and you think this is worth of giving one like, so please give it, and also subscribe to our channel and share to your friends. Apart from that, if you want to download the PDF of this lecture, you can download from the Telegram. Link for the same will be given in the description box.